Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 30th January 2022 and today's important points for upcoming nursing recruitment exams are: first point, the time needed for formation of spermatozoa from spermatogonia is 64 days. एक मैच्योर स्पर्म के निर्माण में कुल 64 डेज का समय लगता है. पॉइंट नंबर 2, अ मैच्योर स्पर्मेटोजून हैज़ हेड, बॉडी एंड टेल. एक मैच्योर स्पर्मेटोजून या स्पर्म जो होता है उसमें हेड, बॉडी और टेल पाई जाती है. नेक्स्ट, temperature required for successful spermatogenesis about 25 to 30 degrees centigrade below the normal body temperature. हम सभी जानते हैं कि हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन इस टेम्परेचर पर स्पर्म्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाता. इसी कारण से हमारी बॉडी में नेचर ने स्क्रोटम को, टेस्टिस को बॉडी से बाहर रखा है और इस जगह पर जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम होता है और इसी जगह पर स्पर्म का फॉर्मेशन हो सकता है. याद रखिएगा, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर है वो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए और ये हमारी बॉडी टेम्परेचर से काफ़ी कम है. इसी कारण नेचर ने जो टेस्टिस है उसे स्क्रोटम में बॉडी से बाहर प्लेस किया है ताकि बॉडी से कम टेम्परेचर पर स्पर्म का प्रोडक्शन इजीली हो सके. टेस्टिस डू नॉट डिसेंड्स इनटू स्क्रोटम अंटिल 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन. 28 वीक्स के गेस्टेशन से पहले स्क्रोटम में टेस्टिस अपीयर नहीं होते हैं. स्पर्म प्रोडक्शन इन मेल्स बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ. मेल्स के अंदर स्पर्म्स का प्रोडक्शन प्यूबर्टी से शुरू हो जाता है और ये पूरे जीवन चलता रहता है. फीमेल्स डू नॉट प्रोड्यूस न्यू गैमेट्स आफ्टर बर्थ. याद रखिएगा, फीमेल्स में जन्म के बाद नए गैमेट्स नहीं बनते हैं. फीमेल्स में बर्थ के बाद गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है. अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ oocytes एट प्यूबर्टी 4 लाख. याद रखिएगा, किसी वुमेन में जो प्यूबर्टी के समय oocytes होते हैं, प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं, उनकी संख्या लगभग 4 लाख के करीब होती है. नेक्स्ट पॉइंट, अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ ओवा रिलीज्ड ड्यूरिंग होल रिप्रोडक्टिव पीरियड इज अराउंड 300 to 400. किसी फीमेल में 15 ईयर्स से लेकर 45 ईयर्स तक को आप अप्रॉक्सीमेटली रिप्रोडक्टिव एज के नाम से जानते हैं और इस पूरे रिप्रोडक्टिव पीरियड में अराउंड 300 to 400 ओवाज जनरेट होते हैं, रिलीज होते हैं. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन सोमेटिक सेल इज 46XY इन मेल, 46XX इन फीमेल. याद रखिएगा, किसी भी सेल के अंदर टोटल क्रोमोसोम्स की संख्या 46 होती है. अगर यहाँ पर 2 XX हैं, 2 XXX क्रोमोसोम्स हैं तो ये फीमेल को दर्शाता है और अगर XY क्रोमोसोम्स हैं तो ये मेल को बताता है. अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट बर्ड्स इज द फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल्स. फीमेल्स में ब्रेस्ट बर्ड्स का निर्माण होना, ग्रोथ होना थैलार्की कहलाता है और ये प्यूबर्टी का पहला साइन माना जाता है.
टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट इज अ फर्स्ट साइन इन प्यूबर्टी इन मेल्स। मेल्स के अंदर टेस्टिस का साइज बढ़ना, टेस्टिस का एनलार्ज होना प्यूबर्टी का पहला साइन माना जाता है। याद रखिएगा, दोनों ही चीज़ें एग्जाम में पहले पूछी गई हैं। मेल्स के अंदर प्यूबर्टी का फर्स्ट साइन है टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट, जबकि फीमेल्स में फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी के रूप में थैलार्की को माना जाता है। In female, sequence of events of puberty is थैलार्की, प्यूबार्की, मेनार्की। फीमेल्स में जब प्यूबर्टी आती है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट होता है, तो वहाँ पर सबसे पहले थैलार्की होता है, यानी अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट बर्ड्स होता है। उसके बाद प्यूबार्की आता है, यानी प्यूबिक हेयर्स की ग्रोथ होती है, और फिर मेनार्की आता है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत हो जाती है। दिस इज द सीक्वेंस। नेक्स्ट, a condition in which body is abnormally large is known as macrosomia। वह कंडीशन जिसमें किसी पर्सन की बॉडी बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है उसे मैक्रोसोमिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, द एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ द पैंक्रियाज इज टू सीक्रेट hormones such as glucagon, insulin, and these are responsible for managing blood sugar level। हमारे पैंक्रियास के द्वारा ग्लूकेगॉन और इंसुलिन नाम के दो इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स का रिलीज किया जाता है। इन हार्मोन्स का काम है हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना। ग्लूकेगॉन ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाता है, जबकि इंसुलिन ब्लड में शुगर लेवल को कम करता है। Exocrine function of pancreas is to secrete enzymes such as trypsinogen, chymotrypsinogen, amylase, lipase, and these enzymes are helpful in digestion of protein, carbohydrate and fat। पैंक्रियास के द्वारा एक्सोक्राइन फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, और इन फंक्शंस में कुछ इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स का रिलीज देखा जाता है, जो कि हैं ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, एमाइलेस, लाइपेज। और ये एंजाइम्स जो हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट के डाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ड्यूरिंग मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, चेस्ट पेन अकर्स ड्यू टू मायोकार्डियल इस्चीमिया। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन या हार्ट अटैक आने पर पेशेंट को चेस्ट पेन जो होता है उसका कारण होता है मायोकार्डियल इस्चीमिया। मायोकार्डियल लेयर की जो सेल्स हैं उनमें ऑक्सीजन की कमी के कारण वहाँ पर पेन देखा जाता है। Inadequate blood supply to the myocardium is termed as myocardial ischemia। मायोकार्डियल इस्चीमिया का एग्जैक्ट मतलब है कि हार्ट की सेल्स तक अगर पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, तो इस वजह से वहाँ पर सेल्स की डेथ होने लगती है। इसे ही आप इस्चीमिया के नाम से जानते हैं। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी टिश्यू इज नोन एज हाइपोक्सिया, वेयर एज लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड इज नोन एज हाइपोक्सीमिया। हमारे बॉडी टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की कमी का होना हाइपोक्सिया कहलाता है, जबकि ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सीमिया कहलाता है। दोनों ही टर्म्स को एग्जाम में पूछा गया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एबनॉर्मल और एक्सेसिव लैक्टेशन इज नोन एज गैलेक्टोरिया। अगर किसी वुमेन में बहुत ही ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क बनने लगे, प्रोड्यूस होने लगे, तो ये कंडीशन गैलेक्टोरिया के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ मैटरनल एंटीबॉडीज टू हर बॉडी इज एन एग्जाम्पल टू हर बेबी इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। मदर द्वारा प्लेसेंटा के थ्रू उसके बच्चों तक एंटीबॉडीज़ को पहुंचाना नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल माना जाता है। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी।
Administration of ready-made antibodies to a person is an example of artificial passive immunity. जब किसी पर्सन में रेडीमेड एंटीबॉडीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन करवाया जाता है तो इसे आप पैसिव इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं. इट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी. और बच्चे तक मदर की एंटीबॉडीज़ पहुंच रही थी, ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है. दोनों ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. Most common natural penicillin is benzyl penicillin G. It is administered parenterally. सबसे ज़्यादा कॉमन इस्तेमाल किया जाने वाला पेनिसिलिन है बेंजाइल पेनिसिलिन जी और इसे पेरेंटल रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है. नेक्स्ट, एमोक्सिसिलिन इज अ semi-synthetic penicillin. It is effective against gram-positive, gram-negative microorganisms. एमोक्सिलिन जो है वो एक सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन है जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों ही प्रकार के बैक्टीरियाज के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जा सकता है. इट इज़ स्टेबल इन गैस्ट्रिक एसिड सो इट कैन बी गिवन ऑरली. इट इज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. याद रखिएगा, एमोक्सिलिन को हम ओरली दे सकते हैं क्योंकि ये गैस्ट्रिक एसिड से डिस्ट्रॉय नहीं होता, वहाँ पर भी जाकर फंक्शन कर सकता है. सो इट कैन बी गिवन ओरली और ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहा जाता है. नेक्स्ट, एम्पिसिलिन इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एंड इफेक्टिव अगेंस्ट द नंबर ऑफ ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. एम्पिसिलिन जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मेडिसिन है. ये कुछ ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट इफेक्टिव होता है. इट इज़ यूज्ड इन वेरियस इन्फेक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जेनाइटो यूरिनरी इन्फेक्शंस, स्किन, सॉफ्ट टिश्यू एंड वेरियस अदर सिस्टमिक इन्फेक्शन. इस एम्पिसिलिन ड्रग का इस्तेमाल रेस्पिरेटरी, जेनाइटो यूरिनरी, स्किन, सॉफ्ट टिश्यू आदि के इन्फेक्शंस को ट्रीट करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट, पेनिसिलिन एंड सिफेलोस्पोरिन कम अंडर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक ग्रुप. पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन ये दोनों ही बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल माना जाता है. नेक्स्ट, सिफेलोस्पोरिन have wider spectrum of activity than penicillin. सिफेलोस्पोरिन जो है उसका पेनिसिलिन की तुलना में वाइड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी होता है, यानी ये ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट इस्तेमाल किए जा सकते हैं. पिपरासिलिन हैव ब्रॉडेस्ट एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम एंड यूज्ड फॉर मेनिंजाइटिस एंड अदर सेवरल इन्फेक्शंस. पिपरासिलिन जो है ब्रॉडेस्ट एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम है, यानी सबसे ज़्यादा प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियाज आदि के अगेंस्ट में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है. नेक्स्ट, सल्फोनेमाइड्स आर द फर्स्ट इफेक्टिव एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स टू बी यूज्ड सिस्टेमिकली. सल्फोनेमाइड्स जो हैं सबसे पहले इस्तेमाल किए जाने वाले इफेक्टिव एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स माने जाते हैं. सल्फाडॉक्सिन इज यूज्ड इन पायरीमेथामाइन एंड क्लोरोक्विन रेसिस्टेंट मलेरिया. अगर किसी क्लाइंट में मलेरिया पायरीमेथामाइन और क्लोरोक्विन से ठीक नहीं हो रहा है तो इस सिचुएशन में आप सल्फाडॉक्सिन इस्तेमाल कर सकते हैं. नेक्स्ट, when any disease is constantly present in geographical area it is known as endemic disease. जब कोई एक ऐसा डिजीज लगातार किसी जियोग्राफिकल एरिया में बना रहे, पाया जाए तो उसे आप एंडेमिक डिजीज के नाम से जानते हैं. वेयर एज सडन आउटब्रेक ऑफ डिजीज इज टर्म्ड एज एपिडेमिक. और किसी डिजीज का अचानक से होना एपिडेमिक को बताता है. एंडेमिक में तो डिजीज
हमेशा कम्युनिटी में बना रहता है, लेकिन एपिडेमिक हमेशा नहीं रहता, ये अचानक से आने वाली कंडीशन है। इन हॉस्पिटल वेस्ट, rubber goods such as catheter, IV line are discarded into the red color container. बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में इस चीज़ को काफ़ी पूछा जाता है। याद रखिएगा, जितने भी रबर आर्टिकल्स होते हैं लाइक कैथेटर एंड आईवी ट्यूब्स आदि, ये रेड कलर कंटेनर में डिस्कार्ड किए जाते हैं। वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 1 दिसंबर। हर साल 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 24 मार्च। 24 मार्च को हर साल वर्ल्ड टीबी डे के रूप में मनाते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग एंड कोइटस इंटरप्ट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन। नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शंस के एग्जाम्पल में ब्रेस्ट फीडिंग करवाना और कोइटस इंटरप्शन, ये दोनों मेथड्स इंक्लूड किए जाते हैं। मीजल्स इज अ वायरल वैक्सीन। मीजल्स एक वायरल वैक्सीन है। ओरल पोलियो वैक्सीन इज अ लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसे आप सेबिन वैक्सीन के नाम से भी जानते हैं बिकॉज सेबिन ने इसे डिस्कवर किया था, ये एक लाइव एटेन्यूएटेड टाइप का वैक्सीन माना जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर 7 अप्रैल। हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ न्यू केसेस अकरिंग इन डेफिनाइट पॉपुलेशन ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज इंसिडेंस। इंसिडेंस शब्द का एग्जैक्ट मतलब होता है कि किसी जगह पर किसी डिजीज़ के पाए जाने वाले नए केसेस, किसी जगह पर किसी विशेष डिजीज़ के जितने भी नए केसेस पाए जा रहे हैं उन सभी को आप इंसिडेंस के नाम से जानते हैं। द टर्म प्रीवेलेंस रेफर्स टू प्रेजेंस ऑफ ऑल केसेस ऑफ एनी डिजीज इंक्लूडिंग ओल्ड एंड न्यू केसेस। प्रीवेलेंस शब्द का मतलब होता है कि किसी जगह पर पाए जाने वाले डिजीज़ के नए और पुराने दोनों केसेस। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट टर्म है। प्रीवेलेंस में तो नए और पुराने दोनों केसेस को इंक्लूड कर लिया जाता है, जबकि इंसिडेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यू केसेस को इंक्लूड किया जाता है। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन, इम्पॉर्टेंट है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।